देखिए अपन इसमें तरंगों का अध्यारोपण जान रहे थे और उस तरंगों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत था उस पर आधारित पहली एक घटना अपन ने जान ली थी, ध्वनि का व्यतिकरण। उसमें अपन ने जाना था कि जब समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में एक सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती है। ये घटना ध्वनि का व्यतिकरण थी। अगर यही स्थिति के अंदर इसी स्थिति में कि दोनों ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं परंतु उनकी आवृत्ति लगभग समान हो तो तीव्रता में जो परिवर्तन है वो समय के साथ आता है। इस घटना को कहा जाता है विस्पन। तो अब अपन इसमें जानेंगे ध्वनि का विस्पन या यूं कह सकते हैं विस्पन, बीट्स। विस्पन या आप इसे कह दीजिए बीट्स। ध्वनि में अचानक से उतार चढ़ाव का आना ही क्या कहलाता है? विस्पन कहलाता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी एकदम ज्यादा हो, कभी एकदम से कम हो, इस उतार चढ़ाव की घटनाओं क्या कहते हैं? अपन विस्पन कहते हैं। यानी जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता में समय के साथ चढ़ाव और उतार आता है। ये घटना ही कहलाती है विस्पन। एक उतार और एक चढ़ाव मिलकर के एक विस्पन कहलाता है। एक विस्पन को निर्मित होने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है विस्पन काल। और एक सेकंड में कितने विस्पन बन जाते हैं उसे कहते हैं विस्पन आवृत्ति, जिसका मान दोनों स्वरित्रों की यानी ट्यूनिंग फोर्स की आवृत्ति के अंतर के क्या होता है? बराबर होता है। इन विस्पंदों का जो उपयोग किया जाता है वो खदानों में विषैली गैस का पता करने में किया जाता है। बाजों का समस्वरण यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैचिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने में भी किया जाता है। ये पॉइंट्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लें कि विस्पंद है क्या, यानी कि बीट्स क्या है। जब लगभग समान आवृत्ति की जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती, ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई, जब लगभग समान आवर्ती, तो ध्यान रखना व्यतिकरण में आवर्तियां समान थी, यहां लगभग समान है। जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता समय के साथ समय के साथ कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है। तीव्रता में इस प्रकार चढ़ाव एवं उतार
चढ़ाव एवं उतार। तीव्रता में इस प्रकार चढ़ाव एवं उतार यानी कि वैनिंग एंड वैक्सिंग, वैनिंग एंड वैक्सिंग, तीव्रता में इस प्रकार चढ़ाव एवं उतार यानी कि वैनिंग एंड वैक्सिंग होने की घटना को, होने की घटना को, होने की घटना को विस्पंद कहते हैं। ये तो अपने पास विस्पंद की परिभाषा आ गई। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि जो पुराने जो गाने होते हैं उनको जब नए म्यूजिक के रूप में ढाला जाता है तो उनकी जो सीडी या कैसेट होती है उन पे लिखा रहता है विद झंकार बीट्स, यानी कि उस म्यूजिक को जो फास्ट कर दिया गया है उसके अंदर एकदम से बीट्स डाल दिए गए वही है। तो देखो जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता समय के साथ कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है। तीव्रता में इस प्रकार चढ़ाव एवं उतार होने की घटनाओं क्या कहते हैं अपन, विस्पंद कहते हैं। फिर देखो मैंने बताया था कि तीव्रता में एक चढ़ाव और एक उतार मिलकर के एक विस्पंद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तीव्रता में एक चढ़ाव, तीव्रता में एक चढ़ाव एवं एक उतार, एवं एक उतार मिलकर तीव्रता में एक चढ़ाव एवं एक उतार मिलकर एक विस्पंद का निर्माण करते हैं। मिलकर एक विस्पंद का निर्माण करते हैं। एक विस्पंद इससे बन जाता है। एक चढ़ाव और एक उतार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक विस्पंद का। और एक विस्पंद में निर्मित होने वाले, ये कह सकते हैं सॉरी, एक सेकंड में निर्मित होने वाले विस्पंदों की संख्या कहलाती है विस्पंद आवृत्ति। देखो एक सेकंड में, एक सेकंड में निर्मित होने में, या यूं कह सकते हैं एक विस्पंद निर्मित होने में लगा समय तो क्या कहलाता है, एक विस्पंद काल। या कह सकते हैं तीव्रता में एक चढ़ाव एवं उतार मिलकर एक विस्पंद का निर्माण करते हैं तो अपन कह सकते हैं एक विस्पंद निर्मित होने में, यूं कहते हैं अपन पहले। एक विस्पंद निर्मित होने में लगा समय, एक विस्पंद निर्मित होने में लगा समय, एक विस्पंद निर्मित होने में लगा समय विस्पंद काल, लगा समय विस्पंद काल, बीट्स टाइम, विस्पंद काल कहलाता है। ये अपन विस्पंद काल। और एक सेकंड में जितने विस्पंद बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, विस्पंद आवृत्ति। तो कह सकते हैं एक सेकंड में निर्मित, एक सेकंड में निर्मित विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या, एक सेकंड में निर्मित विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। संख्या विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में निर्मित विस्पंदों की संख्या क्या कहलाती है, विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। और इस विस्पंद आवृत्ति का मान जो दोनों स्वरित्र हैं उनकी आवृत्तियों के अंतर के क्या होता है, तुल्य, यानी कि डेल्टा n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अगर एक स्वरित्र की आवृत्ति n1 है तो यह क्या कह सकते हैं आप, विस्पंद
आवृत्ति का मान, विस्पंद आवृत्ति का मान, दोनों तरंगों की आवृत्तियों के मान, दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। विस्पंद आवृत्ति का मान दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात आप इसे यूं कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि विस्पंद आवृत्ति है क्या, दोनों स्वरित्रों की यानी कि ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, उनकी आवृत्ति का जो अंतर है, यही क्या है विस्पंद आवृत्ति। इससे अगर आप टाइम पीरियड के रूप में लेना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं आवृत्ति का रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम वो होता है आवर्तकाल। तो ये 1 अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2। इसे आप यूं भी कह सकते हैं आवर्तकाल के रूप में भी, यह मैंने इसे लिख दिया है। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपन जान लें, अगर ये विस्पंद आवृत्ति 10 से अधिक है तो ये अपन को सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि कान पर आवृत्ति का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, यदि n1 माइनस n2 इज ग्रेटर देन क्या हो 10 हो तो विस्पंद नहीं सुने जा सकते। तो विस्पंद नहीं सुने जा सकते। ध्यान रखना, यदि n1 माइनस n2 इज ग्रेटर देन 10 हो, 10 से अधिक हो तो विस्पंद नहीं सुने जा सकते, क्योंकि कान पर ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से, क्योंकि कान पर ध्वनि की तीव्रता में, क्योंकि कान पर ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले, क्योंकि कान पर ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव में भेद नहीं कर पाते। ये कह सकते हैं क्योंकि मनुष्य के कान, यूं भी कह सकते हैं अपन 1/10 सेकंड होता है तो अपन क्या कह सकते हैं, जिसके कारण 1/10 सेकंड तक होता है, जिसके कारण मनुष्य कारण ध्वनि की तीव्रता में तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव को भेद नहीं कर पाते, नहीं सुन सकते, क्योंकि कान पर ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले परिवर्तन को मनुष्य के कान भेद नहीं पाते, यानी उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया, चलो इसे एक बार ऐसे लिख देते हैं अपन, विस्पंद नहीं सुने जा सकते, इसे इस प्रकार से लिखें अपन। देखो थोड़ा सा चेंज करते हुए लैंग्वेज में थोड़ा सा अपन वेरिएशन कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दें अपन। यहां इस तरह का सेंटेंस अपन लिख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, यदि n1 माइनस n2 इज ग्रेटर देन 10 हो तो विस्पंद नहीं सुने जा सकते, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, जो कह सकते हैं अपन, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव, यू लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज सही हो जाएगी, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, जिसके कारण, यो लैंग्वेज अब सही बनेगी, जिसके कारण मनुष्य के कान
जिसके कारण मनुष्य के कारण ध्वनि की तीव्रता में, मनुष्य के कारण ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले इतनी तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव में होने वाले उतार चढ़ाव में भेद नहीं कर पाते, ये कह सकते हैं अंतर नहीं कर पाते, में भेद नहीं कर पाते। ये यहां अपन एक पॉइंट पूरा कर दिया। तो एक बार देखिए विस्पंद है क्या, मैं एक बार फटाफट से इसे रिवाइज कर दूं। जब लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता समय के साथ, ध्यान रखना इसमें समय के साथ लिखा है मैंने, जबकि व्यक्तिगत में नहीं लिखा था मैंने, समय के साथ कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है। तीव्रता में इस प्रकार चढ़ाव एवं उतार यानी कि वेनिंग एंड वैक्सिंग होने की घटना को विस्पंद कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने इसकी दे दी है। तीव्रता में एक चढ़ाव एवं एक उतार मिलकर एक विस्पंद का निर्माण करते हैं। एक विस्पंद निर्मित होने में लगा समय विस्पंद काल यानी बीट टाइम कहलाता है। एक सेकंड में निर्मित विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। विस्पंद आवृत्ति का मान दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा एन इज इक्वल टू n1 माइनस n2, या इसे कह सकता हूं 1 अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2। फिर देखिएगा, यदि n1 माइनस n2 यानी विस्पंद आवृत्ति इज ग्रेटर देन 10 हो तो विस्पंद नहीं सुने जा सकते, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, जिसके कारण मनुष्य के कारण ध्वनि की तीव्रता में इतनी तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव में भेद नहीं कर पाते। अब अपन इसी में बात कर लें विस्पंदों के उपयोगों की। तो देखो कहां कहां इनका उपयोग होता है। विस्पंदों के उपयोग देखिए कहां कहां उपयोग है। नंबर फर्स्ट, पहले उपयोग की बात करूं, बाजों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाजों या कह सकते हैं वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों का समस्वरण यानी कि मैचिंग करने में, बाजों का समस्वरण करने में एक उपयोग तो इसका ये है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैचिंग करने में काम आता है। खदानों में विषैली गैस का पता लगाने में काम आता है। खदानों में विषैली गैसों का पता लगाने में, खदानों में विषैली गैसों का पता लगाने में भी इसका उपयोग होता है। थर्ड उपयोग की अगर अपन बात करें विस्पंद की, संकरण विधि से ध्वनि उत्पन्न करने में, यानी कि मैच करके, संकरण विधि से ध्वनि उत्पन्न करने। और चौथा और एक उपयोग और अपन देख लें इसका, और वह है अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने में। देखो अज्ञात स्वरित्र, ये मोस्टली प्रैक्टिकल में यूज काफी होता है। अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर। यहां ये अपन ने विस्पंद के कॉन्सेप्ट को अपन ने जान लिया है। अब अपन इसमें और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अप्रगामी तरंगों का बनना है, ये अपन और जाने। इससे पहले आप इसे एक बार नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें।